नमस्कार दोस्तों। तो अभी पिछली वीडियो में ही हमने बात करी थी कि रशिया जो है वो एक तो यूक्रेन वाले वॉर में बहुत इंटेंस फाइटिंग कर रही है इस टाइम पर, और वहीं से एक और वॉर में वो खिंचता चला जा रहा है जो कि सीरिया में हो रही है। सीरिया में हालांकि ऐसे तो बहुत पहले से सिविल वॉर चल रहा है जिसमें पूरी खिचड़ी पकी हुई है, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या अपडेशन हुआ है, वहाँ पर क्या मूवमेंट्स हो रही हैं। अब हुआ क्या, रशिया ने कोशिश ये करी थी, कैसे ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। रशिया ने कोशिश ये करी कि सीरिया के जो सिविल वॉर है उसमें 2020 के बाद कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ नहीं है, फ्रंटलाइन पर उतनी इंटेंस फाइटिंग हो नहीं रही है, छोटे छोटे रिबेल ग्रुप्स हैं और सरकार है वो छुटपुट मतलब हिंसा जो है वो कभी कभी होती रहती है, जो कि वहाँ के लिए अब बहुत कॉमन हो चुकी है। तो रशिया ने कोशिश ये करी कि मैं अपनी कुछ यूनिट्स जो वहाँ पर हैं, जो ज़्यादा यूनिट्स हैं, उनको निकाल करके सीरिया से निकाल करके यूक्रेन वाले फ्रंट पर यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि यूक्रेन में अभी फोर्सेस की ज़रूरत है। रशिया ने ऐसा करने की कोशिश करी और वो उनके ऊपर वो चीज़ पूरी तरीके से उल्टी पड़ गई, और सीरियन रिबल फोर्सेस जो हैं जिसको टर्की बैक करता है, मैं आपको आगे सारा समझा दूंगा टर्की क्यों बैक करता है, कौन है रिबेल फोर्सेस, क्या कर रही हैं, क्या चाहती है, सब कुछ अभी समझा देंगे। तो इन रिबेल फोर्सेस ने वापस से जो सीरिया की गवर्नमेंट है, यानी कि बशर अल असद वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर और रशिया का फ्रंट जो है, मतलब बशर अल असद को रशिया वहाँ पर सपोर्ट कर रहा है सीरिया के अंदर, तो बशर अल असद और रशियन फोर्सेस के खिलाफ रिबेल ग्रुप्स ने लड़ाई छेड़ दी। और एलेप्पो जो कि अभी तक बशर अल असद की सरकार होल्ड कर रही थी, यानी कि रशिया होल्ड कर रहा था, उस एरिया को दोबारा से उन्होंने रिगेन कर लिया। तो वापस से सीरिया में एक इंटेंस फाइटिंग शुरू होने लगी, और 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि वो जो फ्रंट लाइन थी वो चेंज हुई, वो मैप जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ। मैप वगैरह आगे सब आपको मैं दिखा दूंगा। अब उससे बचने के लिए क्या हुआ है, उसका काउंटर अटैक करने के लिए रशिया और सीरियन फोर्सेस ने जो इडलिब का प्रोविंस है, जिनको एक सेफ हेवन माना जाता है इन सारे रिबेल ग्रुप्स के लिए, उस पर बहुत सीरियस, बहुत इंटेंस बॉम्बार्डमेंट किया है। कहा गया कि इतना ज़्यादा ये बॉम्बार्डमेंट इतना इंटेंस था कि कई सारा रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर लोग टेंट्स में और ऐसे ऐसे घरों में 3-4 मिलियन के करीब लोग रहते हैं, वहाँ पर भी बॉम्बार्डमेंट की गई। इवन टर्किश बॉर्डर के बहुत क्लोज ये बॉम्बार्डमेंट रशियन और सीरियन फोर्सेस द्वारा की गई। खास तौर से ये इडलिब के प्रोविंस में ये बॉम्बार्डमेंट की गई। इडलिब का प्रोविंस वही प्रोविंस है जहाँ पर जो ये रिबेल ग्रुप्स हैं उनका बहुत स्ट्रांग होल्ड है, और 2020 के बाद से ये जो पूरी फ्रंट लाइन्स है ये कभी चेंज नहीं हुई। अगर मैं आपको मैप से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं एक आइडिया लगाने के लिए, तो देखो ये जो आपको इडलिब प्रोविंस दिख रहा है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रांग होल्ड फॉर द नुसरत फ्रंट। नुसरत फ्रंट एक टाइम पर अलकायदा के साथ मिलकर के लड़ रहा था यहाँ पर, और इसीलिए इसको नुसरत फ्रंट कहते हैं। नुसरत फ्रंट आज की डेट में अलकायदा से सपोर्ट वापस ले चुका है अपना, और फिर खुद की लड़ाई लड़ रहा है, और अब तो इसका अपडेटेड वर्जन HTS आ चुका है, उसके बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा। और ये आपको जो टर्की का बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ पर ये टर्किश लेड फोर्सेस आपको दिखाई देंगी। अब तो टर्किश लेड फोर्सेस ने कुछ इस एरिया में भी अच्छा खासा अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया है। तो ये पुराना मैप है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी नया मैप भी आपको दिखा देंगे। तो इसको पूरा, इस सिचुएशन को समझने के लिए, इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको समझने के लिए आपको पूरा सिविल वॉर रशिया का सीरिया का सिविल वॉर पूरा समझना पड़ेगा, कैसे इसमें इतने लोग इन्वॉल्व हुए। अब देखो सीरिया में एक्चुअल जो लड़ाई है वो तो सीरियन रिजीम यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पर रिबेल्स दिखाई दे रहे हैं, इनकी शुरू हुई थी सबसे पहले होता। और ये होता कब है, ये 2011 से शुरू होता है। 2011 में बशर अल असद जो है वो सीरिया के प्रेसिडेंट थे, और अगर आप सीरिया की थोड़ी पॉपुलेशन देखोगे तो शिया सुन्नी का जो मिक्स जो वो है, एक्चुअल में वो वही लड़ाई थी वहाँ पर शिया और सुन्नी की। बशर अल असद जो है वो एक शिया प्रेसिडेंट थे, सुन्नी वहाँ पर बहुतायत में थे सीरिया में उस टाइम पर। तो 2011 में ही आपको एक और घटना हुई थी, अरब स्प्रिंग, जो कि पूरे अरब में जितने भी डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट थी उनको गिराने का एक पूरा प्रोसेस चल रहा था। इसी अरब स्प्रिंग के दौरान बशर अल असद को लगता है कि सीरिया में भी ये चीज़ शुरू हो सकती है, और वो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड यूज़ करते हैं। और ये पूरा सिविल वॉर जो है वो एक पोस्टर से, एक दीवार पे लिखे हुए ग्राफिटी से शुरू हुआ था। एक 14 साल के स्कूल में पढ़ने वाले लड़के ने एक अपने स्कूल की दीवार पर लिख दिया था कि बशर यू आर नेक्स्ट, ऐसे करके उसने लिख दिया था कि आपकी सरकार गिरने वाली है, यू आर नेक्स्ट, ऐसे करके। तो बशर अल असद ने उस चीज़ को, उनकी गवर्नमेंट ने देखा, और उसके बाद पूरी आर्मी वहाँ पर पहुँच जाती है। स्कूल के जितने भी 14-15 साल के लड़के थे सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है,
और उसके बाद वहाँ से एक लोगों का गुस्सा फूटना शुरू होता है बशर अल असद के खिलाफ। ये घटना 2011-12 के करीब की है। और फिर वहाँ से ये जो लोगों का गुस्सा फूटता है, ये छोटे छोटे ग्रुप्स फॉर्म होते हैं। कई लड़के जो हैं उस टॉर्चर में मर जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से छोटे छोटे रिबेल ग्रुप्स फॉर्म होना शुरू होते हैं बशर अल असद की सरकार से लड़ने के लिए। तो अभी जो लड़ाई है वो सीधी सीधी है, यहाँ पर जो रिबेल ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं और ये सीरियन गवर्नमेंट जो है वो लड़ रही है। अच्छा, यहाँ पर आप रिबेल ग्रुप्स और जिहादिस्ट में फ़र्क करके देखना, क्योंकि ये दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है। अभी मैं आपको आगे बता दूँ कि जो रिबेल ग्रुप्स थे ये एक्चुअली में जो लड़ाई लड़ रहे थे वो बशर अल असद से अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे कि आप ऐसे किसी को उठा करके डिटेन करके मारपीट नहीं सकते हो। जिहादिस्ट जो ग्रुप्स हैं या आईसिस अलकायदा जो हैं वो इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पर। वो सुन्नी मुस्लिम्स की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर। तो दोनों की लड़ाई अलग अलग है। तो पहली जो लड़ाई शुरू हुई वो रिबेल और सीरियन रिजीम के ऊपर शुरू हुई। अब जब सीरियन रिजीम को कमज़ोर होता हुआ देखा गया वहाँ पर, तो आपको पता है कि बहुत लंबे समय से कुर्दिस्तान की डिमांड कर रही थी। और कुर्दिस्तान की डिमांड के लिए कुर्द जो लोग हैं, जो कि इराक में भी मौजूद हैं, सीरिया में भी मौजूद हैं, टर्की में भी मौजूद हैं, ये कुर्द लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं और ये कुर्द लेड जो ग्रुप्स हैं ये भी सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने लगते हैं। अब जब कुर्द लोग लड़ रहे हैं सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ तो ये कुर्दिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। और जब ये कुर्दिस्तान की डिमांड कर रहे हैं तो सिर्फ सीरिया खतरे में नहीं है, सीरिया के साथ टर्की भी खतरे में है, क्योंकि टर्की का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुर्दिस्तान के अंदर आता है। जो मैप उन्होंने निकाला है कुर्द फ्रंट्स ने, इराक का कुछ हिस्सा उसमें आता है। तो कुर्दिस्तान की जब डिमांड शुरू होती है तब टर्की जो है वो काफ़ी घबरा जाता है कि अगर कुर्द लोग सफल हो जाते हैं सीरियन रिजीम को गिराने में और इनकी और ये पावरफुल भी हैं, तो अगर ये सरकार में आ जाते हैं तो फिर ये टर्की को बहुत परेशान करेंगे। इस वजह से टर्की ऑफिशियली इसमें एंटर होता है। और टर्की क्या करता है कि इन कुर्द लोगों से लड़ने के लिए जो ये रिबेल ग्रुप्स खड़े थे, इन रिबेल ग्रुप्स को सपोर्ट करने लगता है कि ये रिबेल ग्रुप्स जो हैं ये कुर्द से लड़ेंगे और कुर्द्स को वीक करेंगे। हालांकि ये रिबेल ग्रुप्स छोटे छोटे इतने सारे ग्रुप्स थे कि टर्की को इनको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ये कुर्द, अब यहाँ पर देखो पूरी तरीके से 4 लोग इसमें एंटर हो चुके हैं। अब इन 4 लोग के एंटर होने के बाद क्या होता है कि एक दूसरा धड़ा शुरू होता है यहाँ से जिहादिस्ट का। रिबेल्स तो लड़ ही रहे थे, रिबेल्स के अलावा यहाँ पर जिहादिस्ट एंटर हो जाते हैं सीरियन सिविल वॉर में, जो कहते हैं कि हम सुन्नी मुस्लिम्स की आवाज़ बनेंगे और जो ये सीरियन गवर्नमेंट जो है जो अत्याचार कर रही है इनके साथ, इसको गिरा देंगे, बशर अल असद की सरकार को गिरा देंगे। तो उससे अलकायदा और उसके बाद 13-14 में आईसिस का फॉर्मेशन हुआ। तो आईसिस, ये अलकायदा आईसिस दोनों एंटर हो जाते हैं। और उसके बाद एक समय बाद अलकायदा और आईसिस का आपस में ही झगड़ा हो जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अलकायदा और आईसिस का आपस में ही झगड़ा हो जाता है। खैर, अलकायदा और आईसिस वहाँ पर एंटर होते हैं तो यहाँ पर एक चौथा 5वां आदमी एंटर हो जाता है, यानी आईसिस। और आईसिस भी बहुत बड़ा एरिया होल्ड करने लगता है सीरिया का। तो ये एक पूरी खिचड़ी अब तक पक चुकी है। अब ये सब मिल करके, अब देखो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 ये सब मिल करके किससे लड़ रहे हैं? सीरियन गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। लड़ तो सब सीरियन गवर्नमेंट से ही रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, और आपस में भी लड़ रहे हैं। आपस में कुर्द जो है वो आईसिस को वालों को भी मार रहे हैं, कुर्द जो है रिबेल्स को भी मार रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, एरिया कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक आइडियोलॉजिकल और अत्याचार की लड़ाई से आगे बढ़ करके ये लड़ाई कुछ ही सालों में एक टेरिटरी वॉरफेयर बन जाती, कौन कितनी टेरिटरी होल्ड करता है। तो ये सब होता है। उसके बाद जब सीरियन रिजीम थोड़ा सा वीक होती है तो वो हेल्प मांग लेती है अपने एलाइज से कि यहाँ पर सीरियस हेल्प की ज़रूरत है। और सीरियन रिजीम की हेल्प करने के लिए इसमें रशिया एंटर होता है और ईरान एंटर होता है। रशिया और ईरान IRGC के भी कमांडोज को वहाँ पर भेज देता है हेल्प करने के लिए सीरियन रिजीम के लिए। और अगर ईरान एंटर हुआ तो ईरान के प्रॉक्सीज यानी कि हिजबुल्लाह और कई सारी छोटी मोटी इराकी जो उन्होंने अपने फाइटर्स बना रखे हैं वो सब एंटर हो जाते हैं और सीरिया को यहाँ पर सपोर्ट करने लगते हैं। तो अब रशिया जब यहाँ पर एंटर हो गया और सीरियन गवर्नमेंट यानी बशर अल असद को पूरी तरीके से सपोर्ट करने लगा, तो अच्छा खासा एरिया बशर अल असद की सरकार ने होल्ड कर लिया सीरिया के अंदर। अब यहाँ पर क्योंकि रशिया एंटर हो गया है तो दूसरा बड़ा गोला यहाँ पर आपको USA का दिख रहा होगा। US को एंटर होना ही है इसमें, बट US ये कह के तो एंटर नहीं हो सकता है ना ऑफिशियली, क्योंकि US का तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं है इन लोगों ने। तो ये कह के तो एंटर हो नहीं सकता है कि हम जो है टर्की की मदद करने जा रहे हैं या हम जो है कुर्द्स की मदद करने जा रहे हैं, ये तो कह नहीं सकता, क्योंकि उनकी तो लड़ाई नहीं, उनका लोकल स्टैंड ही नहीं बनता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया, उन्होंने आईसिस को यूज़ किया इसके लिए कि आईसिस जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूएस में भी इन लोगों ने कई सारे अटैक्स वगैरह किए हैं, तो हम यहाँ पर आईसिस से लड़ने के लिए एंटर कर रहे हैं। तो जो यूएस की मेन लड़ाई है वो एक्चुअल में आईसिस से है।
और यही कह के वो एंटर हुए, और यूएस के साथ छोटे छोटे उनके जो हेल्पिंग कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें हैं। तो वो लोग एंटर हुए हैं आईसिस से लड़ने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एंटर हुए हैं अपना सपोर्ट टर्की को देने के लिए एंटर हुए थे, और अपना सपोर्ट इन छोटे रिबेल ग्रुप्स को देने के लिए एंटर हुए थे। और यूएस ने इस पूरी लड़ाई को एक यूनिफाइड लड़ाई बनाई। तो ये जो रिबेल ग्रुप्स थे, इनके फोर्सेस को पूरी तरीके से यूनाइटेड किया यूएस ने एक टाइम पर, और इसी यूनाइटेड फ्रंट को सीरियन रिबेल फोर्सेस कहा जाता है, यानी कि एसआरएफ कहा जाता है। और अगर आप देखोगे आज के मैप में एसआरएफ को, तो एसआरएफ ये तल अबायद, रास अल आइन, ये पूरा टर्की से जो लगा हुआ बॉर्डर है, इसके एरिया को होल्ड करता है ये एसआरएफ, जो यूएस और टर्की ने मिल करके इनको सपोर्ट करके इतना एरिया दिलवाया था, वरना तो ये बहुत कमज़ोर थे। ये पूरा एरिया ये लोग होल्ड करते हैं आज की डेट में, एसआरएफ, जिसको सीरियन रिबेल फोर्सेस कहा जाता है। और सीरियन रिबेल फोर्सेस को सपोर्ट करते करते यूएस से जो है, लेकिन ये कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था सीरियन रिबेल फोर्सेस को सपोर्ट करने, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत वीक थे। तो एक टाइम पर यूएसए ने क्या करना शुरू कर दिया कि उसने इन कुर्द्स को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया था यूएसए ने। जो आप देख रहे होगे, इन कुर्द्स को भी सपोर्ट कर रहा है यूएसए। कुर्द्स को सपोर्ट क्यों कर रहा है? वही सिंपल कि भाई इसकी गवर्नमेंट गिराओ, बशर अल असद की सरकार गिरा दो, आईसिस के खिलाफ लड़ो। तो कुर्द लोगों ने क्या किया, जब कुर्द्स को सपोर्ट करने लगा तो टर्की और यूएस के बीच में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो चुकी थी। तो ये एक पूरी खिचड़ी आपको अब तक पकती हुई दिख गई है कि सब कोई किसी को सपोर्ट करने लग रहा है, कोई किसी को सपोर्ट करने लग रहा है विथ टाइम। और इसी रिबेल ग्रुप का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसका नाम था नुसरत फ्रंट। मैंने आपको यहाँ पर बताया था ये नुसरत फ्रंट है। तो इस नुसरत फ्रंट ने क्या किया, इसने यूएस का सपोर्ट ले करके अपनी पूरी आर्मी जो है बिल्ड करी, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि यूएस से अपना सपोर्ट वापस लेते हैं और अलकायदा को सपोर्ट करना शुरू कर देते। तो अलकायदा ने इनको पूरा हेल्प किया। अब ये जो ब्लैक हिस्सा आपको इस पूरे मैप पर दिख रहा है, ये ISIL का हिस्सा है, जो आईसिस का ही एक पार्ट है, ISIL का हिस्सा है, जिसमें इतनी बड़ी टेरिटरी ये लोग होल्ड करते हैं। आज की डेट में इतनी टेरिटरी नहीं इनके पास, आज की डेट में ये लोग बहुत वीक हो चुके हैं। रेड कलर का जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है मैप के ऊपर, ये रेड कलर वाला हिस्सा जो है वो सीरियन गवर्नमेंट का हिस्सा है, यानी कि बशर अल असद रशिया के सपोर्ट से और ईरान के सपोर्ट से जितना एरिया गेन कर पाए, उसमें एलेप्पो का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पर आता है, जहाँ पर अभी फाइटिंग चल रही है। उसका जो मेजर एरिया आपको बड़ा एरिया दिखेगा वो येलो वाला पार्ट दिखेगा। ये येलो वाला पार्ट जो है वो कुर्द्स का एरिया था। कुर्द्स आज भी इस एरिया को होल्ड करते हैं। तो मेजर 3 इंपॉर्टेंट और बड़े फोर्सेस वहाँ पर इस टाइम पर 16-17 के टाइम पर थे, यानी कि एक तो आईसिस हो गया, आईसिस, और दूसरा सीरियन गवर्नमेंट, और तीसरा ये कुर्द्स। उसके बाद छोटे छोटे ग्रुप्स देखोगे तो ये ग्रीन वाला नुसरत फ्रंट सब, और छोटे छोटे रिबेल ग्रुप सपोर्टेड बाय टर्की, ये यहाँ पर इस कलर में आपको टर्की के छोटे छोटे रिबेल ग्रुप्स दिख रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरी टेरिटरी ये लोग होल्ड करते हैं। अब जो लड़ाई फाइटिंग शुरू हुई है वो कहाँ हुई है, हुआ क्या कि अब जैसे ही इन फोर्सेस ने, अब इसी नुसरत फ्रंट ने जब अलकायदा से अपना सपोर्ट वापस ले लिया, तो उसने क्या किया कि वहाँ के रिबेल फोर्सेस को एक झंडे के नीचे ला करके उसका एक कोलिशन बनाया, और उसी का अपडेटेड वर्जन का नाम जिसको कहते हैं हयात तहरीर अल शम, यानी कि HTS। अब ये हयात तहरीर अल शम जो है वो इधर इडलिब का प्रोविंस आपको दिख रहा होगा, कुछ एलेप्पो का एरिया दिख रहा होगा जो इन लोगों ने कवर किया हुआ है। तो ये HTS क्या है कि वो सीरियन गवर्नमेंट को वीक पाता है। इसको लगता है कि रशियन फोर्सेस यूक्रेन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, जो कि सही भी है कि रशियन फोर्सेस पूरी तरीके से यूक्रेन में इन्वॉल्व हैं और अपनी यूनिट्स को यहाँ से हटा रहे हैं। जैसे ही रशियन फोर्सेस ने अपनी 1-2 यूनिट वहाँ से हटाई, तुरंत इस HTS ने यानी हयात तहरीर अल शम ने क्या किया, अपनी फोर्सेस को रीयूनाइट किया। और 2020 में एक सीज फायर साइन हुआ था। सीज फायर किसके बीच में साइन हुआ था? टर्की और रशिया के बीच में सीज फायर साइन हुआ था कि आप लोग फ्रंट लाइन को चेंज नहीं करोगे, कोई भी इंटेंस फाइटिंग नहीं होगी वहाँ पर। और तब से रशिया और टर्की के बीच में कोई ऐसे युद्ध नहीं चल रहा है। तो उसका फ़ायदा उठा करके जो सीज फायर 2020 का हुआ था, जो रशिया की फोर्सेस हैं वो बिल्कुल आराम से बैठ गई थी, बिल्कुल सिचुएशन जो है वहाँ पर कंट्रोल में थी, बहुत रेडी नहीं थे उस चीज़ के लिए। उसका फ़ायदा उठा करके अचानक से अभी नवंबर 30 को HTS ने अपने फोर्सेस को रीयूनाइट करके एलेप्पो के शहर पर अटैक कर दिया। वही एलेप्पो जो कि अभी यहाँ पर रेड आपको सीरिया की गवर्नमेंट के बशर अल असद की सरकार के अंडर में दिखेगा, उस पर अटैक कर दिया और उसके कई सारे एरियाज़ को रीगेन कर लिया। अब इससे लड़ने के लिए, इसके रिटेलिएशन में रशियन फोर्सेस और जो उनके साथ सीरियन गवर्नमेंट है जो कि बशर अल असद की सरकार है, उन्होंने एलेप्पो सिटी को दोबारा से रिगेन करने के लिए जो बगल की प्रोविंस है जो कि इडलिब है,
जो कि बहुत सेफ हेवन माना जाता है HTS के लिए, उस पर उनके हाइडआउट्स पर अटैक करना शुरू किया ताकि इनको वीक किया जा सके और इनको वीक कर करके एलेप्पो सिटी से पीछे ढकेला जा सके, जो कि वो कह रहे हैं कि वो करने में कामयाब भी हुए हैं। और उन्होंने बहुत सारा रीजन जो इन रिबेल्स ने वापस से ले लिया था उसको वापस से रिगेन कर लिया है। तो अब एक्चुअल में रशिया 2 फ्रंट्स पर पूरी तरीके से फंस गया है। बहुत इंटेंस फाइटिंग सीरिया में भी चल रही है, बहुत इंटेंस फाइटिंग यूक्रेन में भी चल रही है। हालांकि सीरिया के रिबेल्स का कहना है कि हमने क्या किया है कि एलेप्पो सिटी के लिए जो मेन हाईवे, जो मेन रूट जाता था, जो सप्लाई लाइन थी आर्मी की, उसको ही कट कर दिया है, तो वहाँ तक पहुँच पाना नामुमकिन है। एलेप्पो सिटी आज भी हमारे होल्ड में है। इवन जो एलेप्पो का सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी हमारे जोन में है, वो भी हमारे कंट्रोल में है। तो यहाँ पर रशिया का कोई लेना देना है ही नहीं इसमें। तो खैर रशिया जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रहा है इस पूरे एलेप्पो सिटी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। बाकी आपको जो भी अपडेट आएगा इसमें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने 2 कोर्सेज अपने लॉन्च किए, एक 2026 के लिए UPCSC का और एक 2027 के लिए। अब ये जो दोनों कोर्सेज हैं हमारे, प्लस मेंबरशिप और आइकॉनिक मेंबरशिप के प्राइसेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप इन कोर्सेज को परचेज करना चाहते हो और ये प्राइसेस आपको ज़्यादा लग रहे हैं, तो अनअकैडमी ने 5 नवंबर तक एक ऑफर लॉन्च किया है कि आप इन कोर्सेज को सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ पर गेन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करना है, वहाँ जा करके आपको डिफरेंट EMI ऑप्शंस दिख जाएंगे। ये सारी नो कॉस्ट EMI है। और ये जो बैच होगा इसमें आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। कंप्लीट प्रोग्राम अपने आप में GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर होगा। मेंस के जितने टेस्ट हैं उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप होगा। ये सारी चीज़ें आपको इस बैचेस में मिलेंगी। कंप्लीट अपने आप में ये पूरा प्रोग्राम है। और अगर आप 1 शॉट पेमेंट करते हो तो उसके ऊपर आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये कोड यूज़ करना है APYT10 कैप्स लॉक में, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।